हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो दे दिया था। पहला लेक्चर हो गया था। अब उसी का दूसरा पार्ट है यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, जिसमें हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे। डच कंपनी जो भारत आई और भारत में उसने कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की या कैसे कैसे उसने व्यापार भारत में किया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली तो हम लोगों ने पढ़ ली किसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली कैसे भारत में आए, कौन पहले भारत में आए, कौन सा वायसराय आया, किसकी क्या महत्वपूर्ण नीतियाँ रहीं, और उस वहाँ से जो पुर्तगालियों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते थे, कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता था, उसके बारे में हमने देखा। अब उसी के अनुसार हम देखेंगे डच के बारे में कि डच कहाँ से आए, कहाँ पहले गए, उसके बाद अपनी कहाँ पहली फैक्ट्री स्थापित की, और उनसे जो संबंधित जो डच कंपनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यापारी या वायसराय या जो भी लोग रहे उनके बारे में देखेंगे। और उन सब के बाद हम देखेंगे कि डचों से रिलेटेड भी कौन कौन से क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स आपके बन सकते हैं, जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में उनके पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और आज जानेंगे डचों के बारे में। और हमने फर्स्ट लेक्चर में ही जिस तरीके से पुर्तगालियों के आगमन के बारे में बताया या जो भी यूरोपीय कंपनियां आई, तो उसको हम मैप के माध्यम से, हम लोग इतिहास जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, मैप के माध्यम से, कि हमें थोड़ी सी जोग्राफिकल इंडिकेशंस, मतलब हम लोगों को जो भूगोल के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखा है या जिनको अभी जानकारी कम है, जो अभी शुरुआत किए हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लोग जो जानते हैं अच्छी बात है, लोग जो नहीं जानते हैं वो उनके लिए और अच्छी बात है कि इस चीज़ को समझें। तो हम आज पढ़ेंगे कि जैसे आए थे पुर्तगाली का आगमन हुआ, उसी अनुसार जो डच थे, डचों का आगमन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। ये हमने एक मैप बनाया था जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये मेडागास्कर और अब कंट्रीज यहाँ पे मेडागास्कर पड़ता है, ये वाला क्षेत्र यूरोप, ये इंडिया है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपकी फारस की खाड़ी पड़ेगी, फारस की खाड़ी पड़ेगी, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पूरा मैप बनाया था। और इधर वाला ये क्षेत्र जो है ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया क्षेत्र। तो पुर्तगाली जो हैं वो आए, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद हम देखेंगे अब जो डच हैं, जो डच निवासी थे, इनको पहले हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी, या आप कह सकते हैं नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। जो डच निवासी थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। वो यूरोप से जब आए, तो यूरोप से आने के बाद वो क्या किए, किस तरीके से वो आए यहाँ से आते हुए, और अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप सॉरी केप ऑफ गुड होप, इसे हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप होते हुए जो डच थे, और आपका अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी होते हुए। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि शुरुआत में जो डच आए उन्होंने इंडिया में न रुककर वो सीधे कहाँ निकल गए, वो इंडोनेशिया आ गए और इंडोनेशिया में ही अपना व्यापार विस्तारित किया या व्यापार का विस्तार किया, ठीक है। अब ये जो हम लोगों को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो पहले डच जो थे वो कहाँ गए, पहले डच गए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में ही अपना व्यापार। और एक कारण ये भी अब है कि जब वो इधर के लिए चले तो इंडिया में क्यों नहीं रुके, तो इंडिया में इसलिए नहीं रुके, जब वो इंडिया करीब पहुंचते हैं तो उनको ये बात पता चलती है कि यहाँ पर पुर्तगाली जो हैं वो पहले से ही अपना व्यापार स्थापित कर चुके हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई नया क्षेत्र हो जहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया जाए और वहाँ के बाजार पर नियंत्रण पाया जा सके। तो इंडोनेशिया एक खाली बाजार था, अभी वहाँ पर कोई यूरोपीय कंपनी नहीं पहुँची थी, तो इन्होंने जो प्रेफरेंस दिया वो किसको दिया, इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया के इस पश्चिमी क्षेत्र में जाकर के इन्होंने यहाँ पर जो मसालों का उत्पादन होता था उन मसालों को यहाँ से खरीद करके कम दामों में खरीद ये यूरोप ले गए, और यूरोप में जाकर इनको उच्च जो दाम थे, उच्च कीमतों पर
अधिक कीमतों पर उनको बेचा और उनसे अत्यधिक लाभ कमाया। अच्छा, आप एक चीज़ सिमिलर देख रहे होंगे, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जो पश्चिमी तट पर आए भारत के, और भारत में जाकर के केरल और कर्नाटक का जो क्षेत्र था वहाँ से इन्होंने मसाले खरीदे और मसालों को जाकर के यूरोप में बेचा। अब सोचने की बात यह है कि यूरोप में इतनी मसालों की खपत कहाँ होती थी। तो यूरोप एक ऐसा देश है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, महादेश है, जहाँ पर सालों भर ठंडक रहती है। तो ठंडे क्षेत्र हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो मांस मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सर्दियों में जब अधिक सर्दी पड़ती है तो जो मांस खाते हैं जो भून करके, तो वहाँ के जो नागरिक हैं यूरोप के, तो उनको मसाले लगा करके मांस में, और उस मांस को खाया करते थे, इसीलिए वहाँ पर मसालों की खपत ज़्यादा थी। तो एक चीज़ और पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो पुर्तगाली थे वो अपने मसालों की जो आपूर्ति या निर्यात करते थे, जो यहाँ से ले जाते थे वो भारत से ले जाते थे, और वैसे ही मसालों की जो पूर्ति होती थी या व्यापार करते थे जो डच थे, वो इंडोनेशिया से करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि डचों ने ये सोचा इंडोनेशिया में अपना व्यापार स्थापित करने के बाद कि इंडिया की तरफ चला जाए, और वो वापस इंडिया की तरफ आए। जब आप देखेंगे कि वापस इंडिया की तरफ आएंगे तो भारत का जो दक्षिण भारत है, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया या इंडियन पेनिनसुला, जो भारतीय प्रायद्वीप है, उसका पूर्वी हिस्सा पहले पड़ता है। तो जो भारत का पूर्वी तट है, उस पूर्वी तट पर इन्होंने पहले दस्तक दी, वहाँ पर आया, और वहाँ पर आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम जो क्षेत्र पड़ता है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो डच थे, किस प्रकार डच आए, किस प्रकार इंडोनेशिया गया, और इंडोनेशिया से कब वो भारत आए, भारत पहुँचे, किस किस तरीके से पहुँचे। तो ये चीज़ हम लोगों ने मैप पर देख ली। अब इसके आगे हम डचों से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में भी हम देख लें कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डचों से बन सकते हैं, या अभी के जो पिछले परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो डचों से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो हम डचों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो आप देखेंगे कि भारत आने वाला, जिस प्रकार हमने बताया था कि भारत आने वाला पहला जो पुर्तगाली था वो कौन था, उसके बारे में बताया था। फिर वास्को डी गामा जो है वो, और वास्को डी गामा के बाद आने वाले जो भी अन्य वायसराय थे उनके बारे में, सबके बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले वो लेक्चर देख लें, और उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं ये जो लिख करके जो ऑब्जेक्टिव टाइप से या वन लाइनर टाइप से इसलिए आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और इनको हमने ब्रीफली इतना वही चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वही चीज़ हम लिख रहे हैं जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, या आने वाले एग्जाम में आपकी जो आगामी परीक्षाएं होंगी उनमें यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। तो हम पहला देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो होगा क्या है कि भारत आने वाला जो पहला नागरिक था या पहला व्यापारी जो था, कौन, डच व्यापारी, वो कौन था, कॉर्नेलियस डी हस्तमान था। कॉर्नेलियस डी हस्तमान सबसे पहले भारत आया। कहाँ पहुँचा था, मैंने आपको बताया कि पूर्वी तट पर भारत के, और उस पर कौन सी जगह, तो मसूलीपट्टनम। फिर देखेंगे कि अगली लाइन, अगले जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपका क्या है कि यह 1596 ईस्वी में 1596 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप, मैंने बताया था कि जो कैसे आया था केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, इसको केप ऑफ गुड होप या आसान द्वीप बोलते हैं, उसके होते हुए, वहाँ से होते हुए भारत आया, क्योंकि अभी तक वही एक जलमार्ग था जिसके माध्यम से यूरोप के जो नागरिक थे या व्यापारी थे उससे व्यापार करते थे। अगला आप देखेंगे क्या है कि 20 मार्च 1602 को भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी है, आप ध्यान दें क्या है, प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है क्या है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी से भी इम्पोर्टेंट ये है कि इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था, कई बार पूछा गया एग्जाम में है, आगे पूछ सकते हैं, तो क्या था, वेरिंग दे ओस्ते इंड से कंपनी। तो इसका वास्तविक नाम क्या था कि वेरिंग दे ओस्ते इंड से कंपनी।
अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे आपको अगली लाइन दिख रही होगी कि डच संसद ने 21 साल के लिए 21 साल के लिए इस कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। और यहीं पर हम लोग क्या को रिलेट करके एक चीज़ पढ़ लें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम होती हैं वो कितने साल के लिए एक अधिकार पत्र देती हैं, तो वो 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार पत्र प्रदान करती हैं। और डचों के लिए तो डच 21 साल के लिए इनको मिलता है। अगला हम अगली लाइन देखेंगे कि डच भारत में मुख्यतः 3 चीज़ों का निर्यात करते थे। जो डच थे, डच व्यापारी भारत से मुख्यतः 3 चीज़ें लेके जा सकते थे। हमने बताया कि जो डच थे, डच जो अपने मसालों की आपूर्ति कहाँ से कर लिया करते थे, इंडोनेशिया से। और जब डच भारत में आए तो भारत में आने के बाद डचों ने मुख्य अपना व्यापार जो भारत से किया वो कपड़ों का किया। और कपड़ों में भी किस चीज़ का, सूती कपड़ों का, क्योंकि सूती कपड़ों के लिए हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल जिसको हम लोग कॉटन बोलते हैं, कपास, वो भारी मात्रा में मिल जाता था, जिसे ये ले जा करके और यूरोप में ले जा करके कंपनियों में जो बड़ी बड़ी मशीनें थीं उनके माध्यम से अच्छे वस्त्र बना कर लाते थे और उनको वापस इंडिया, इंडोनेशिया और इन क्षेत्रों में उच्च कीमतों पर बेच दिया करते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाया करते थे। तो लेकिन जो डच थे उसके अलावा भी क्या क्या जो थे यहाँ से निर्यात करते थे जो सामान था, तो उसमें नंबर 1 पर क्या था, इंडिगो, नील जो था, नील यहाँ से निर्यात करते थे, नील को ले जाते थे। और सोरा जिसको हम लोग बोलते हैं गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर, सोरा। एंड थर्ड वन इज सूती कपड़ा, ठीक है, कॉटन। उसके बाद जो है सर्वाधिक, अगला पॉइंट हम देखें, सर्वाधिक निर्यात सूती कपड़ों का किया जाता था। कि मैंने जैसा कि बताया कि जो इंडिया से डचों का जो मुख्य रूप से जो या मुख्य जो व्यापार था वो कौन सा था, सूती कपड़ों का व्यापार था। और इस भारत में जो सूरत का जो क्षेत्र था, सूरत सबसे अधिक लाभ का केंद्र था। फिर इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1759, 1759 ईस्वी के बेदरा युद्ध। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को, किसने, अंग्रेजों ने डचों को, क्योंकि 1600 में अंग्रेज आ जाते हैं तो, और ये 1759 की बात है, तो 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और भारत पराजित किया और भारत से बाहर कर दिया। और क्या किया, डचों को भारत से भगा दिया, डच वहाँ से भाग गए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम देखेंगे, जिससे 1759 हमने अंग्रेजों के बारे में इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, 1600 में आएंगे जब हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसे हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम डच के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे बचेंगे 2 और पोर्सन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें क्या क्या है, एक अंग्रेज और दूसरा क्या है, फ्रांसीसी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अंग्रेजों से पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश इंडिया कंपनी पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम और अच्छे से चीज़ों को क्या है डिटेल में बताएंगे, उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर 1760 में भी एक वांडीवास का युद्ध होगा, तो वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, ठीक है, 15, और फिर प्लासी का युद्ध है। ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हम अंग्रेज जब पढ़ेंगे तो अंग्रेज के समय पर उनको हम डिस्कस करेंगे। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी, इसको आप लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि डच लोग सोने के सिक्के ढालते थे, ठीक है, जो डच थे वो सोने के सिक्के ढालते थे। उन सिक्कों को, या जिन्हें पैगोड़ा, ठीक है, कई बार पूछा गया पैगोड़ा क्या है, या पैगोड़ा लिख दिया और उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जिन्हें क्या कहा जाता था, पैगोड़ा कहा जाता था, ठीक है। तो ये डचों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे ही जो हम चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज थोड़ा सा पुर्तगालियों के बीच में छूट गई थी, उनको हम देख लेते हैं कि इनके साथ कोरिलेट करके छूट क्या गई थी। मैंने उनको छोड़ा था ताकि हम इनके साथ कोरिलेट कर सकें। जैसे हमने बताया कि भारत से मुख्यतः जो 3 चीज़ों का निर्यात करते थे वो नील, सोरा और सूती कपड़ों का करते थे जो डच थे। ऐसे ही पुर्तगालियों ने हम भारतीयों को क्या चीज़ें दी हैं, जिनके क्या क्या चीज़ें हमको जो उपहार स्वरूप या जैसे समझे हम आप जो हमको दी हैं, तो उनमें हम देख लें, ये आप देख लीजिए, पुर्तगालियों से मुख्य रूप से 3 चीज़ें भारतीयों को दी। तो नंबर 1 पे क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, जिसको छापाखाना भी बोलते हैं। तंबाकू की खेती भी हमने कहाँ से सीखी,
हमें किसके द्वारा इसकी जानकारी मिली, और जहाज़ की बनाने की तकनीक, ये सब हम लोगों को जो तकनीकी है या जो तंबाकू खेती है पुर्तगालियों के माध्यम से मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुर्तगालियों ने गोथिक स्थापित शैली का प्रयोग किया। जो वो मकान बनाते थे, जो अपने जहाँ पे वो रहते थे या जो भी उनकी बिल्डिंग होती थी, वो गोथिक स्थापत्य शैली की बनी होती थी। इसमें हमने यहीं पर चीज़ें और कर ली हैं जिसको हम आगे डिटेल में जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे या तो उसमें हम कर लेंगे। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितने प्रकार की शैलियाँ होती हैं। तो हम मुख्य रूप से 4 प्रकार की शैलियाँ ही होती हैं। इसमें पहले नंबर में क्या होता है, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में देखेंगे जो गोपुरम होते हैं वो किस प्रकार के इस तरीके से बने होते हैं। फिर नागर शैली, जो उनके मंदिर या जो बिल्डिंग्स होती हैं वो किस प्रकार की बनी होती हैं। आप इस तरीके की जो देखेंगे बिल्डिंग्स बनी हुई वो नागर शैली की हैं। और बेसर शैली, बेसर शैली जो मिश्रित शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली का जो मिश्रण था उसी को बेसर शैली कहा जाता था, और इसी को मिश्रित शैली भी या मिश्रित स्थापत्य शैली भी कहा जाता है। गोथिक शैली आप ध्यान से देख लें, जिसका जो उपयोग था वो कौन करता था, हमें पुर्तगाल ही करते थे। तो ये आप ये देख रहे होंगे, और इसमें ये जो ऊपर डिजाइन बनी है इस तरीके से, ये इसकी पहचान हुआ करती थी गोथिक शैली की। अच्छा, इसी के साथ हमने आपको शैली देख ली कि अगर पूछ ले कि किस शैली के उनकी स्थापत्य कला जो थी किस शैली से रिलेटेड थी, तो आप बता देंगे पुर्तगालियों की इससे रिलेटेड थी। ठीक, साथ ही साथ पुर्तगालियों से रिलेटेड एक चीज़ और हम देखें ना कि जो कुछ खेती या कुछ बागानी थी वो भी हमने पुर्तगालियों से ही सीखी है या उससे अधिक जानकारी हम लोगों को मिली है। तो उसमें अनानास, पपीता, आलू, गन्ने आदि की खेती जो है इन ये भी हमें पुर्तगालियों की हमें देन है, पुर्तगालियों से ही हमने सीखा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो हमारा पुर्तगाली था फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, और इस जो सेकंड पार्ट है या सेकंड लेक्चर जो है इसमें हमने डच को भी कंप्लीट कर लिया। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज़ में थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल है, वहाँ से क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से समझते हुए। और उसके बाद हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, लास्ट में क्या पढ़ेंगे, फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में। और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो पार्ट है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटर मुगल्स या डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स, उत्तर मुगल काल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।